1886 जंगली हयात के लिए येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक बुरा साल था। चंद साल के लगातार बढ़ते हुए कहट ने इलाके के जानवरों के लिए खतरनाक हद को छूना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद 1988 में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जंगलाती आग देखी, जो इन तमाम खशक झाड़ियों से भड़की जो बरसों से जमा हो रही थी। खुदा का शुक्र है कि ये इंतहाई तबाह कुन आग का मौसम इस बड़े कहट का इख्तिताम साबित हुआ, लेकिन इस वक्त हम इस आखिरी मौसम की तब्दीली से बहुत पहले थे। वापस 86 में जब बिहार के बर्फानी पानी की रवानी सबसे कम सतह पर थी, बारिशें नहीं आ रही थीं और जानवर आहिस्ता आहिस्ता भूख से मरने लगे थे। ये हालात पार्क में आने वाले विजिटर्स की तादाद को जरा भी नहीं रोक सके, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें ये हैरान किन लगना चाहिए कि वो 3 साल जो कहट के बदतरीन थे, इनमें इंसानों और जानवरों के दरमियान बेमिसाल तादाद में झड़पें हुई। हट्टी की शमाल के लंकस और पहाड़ी शेर जो इंसानों से बचने में मशहूर हैं, भी खुराक की तलाश में कोड़ा डानों और जंगल के किनारों पर आने लगे। सियाह रेछों और ग्रीजलीज के साथ कई बार झड़पें हुई, जिनके नतीजे में एक मौत भी वाकई हुई। ये सब कुछ इस गैर मुस्तहकम वक्त में हुआ जब 38 साला वलीम सजनस्की येलोस्टोन आया। वो पेशे के लिहाज से मैकेनिक था, लेकिन उसका असल शौक कहीं और था। अपने फारिग वक्त में वलीम, जिसे सब बल कहते थे, एक शानदार फोटोग्राफर था। ये पहला मौका नहीं था कि वो येलोस्टोन आया हो। रेंजर्स उसे इतना अच्छी तरह जानते थे कि वो अक्सर उनके स्टेशनों पर सिर्फ बातचीत के लिए रख जाता था, और वो उसकी तस्वीरें पहले भी खरीद चुके थे ताकि उन्हें पार्क के ब्रोशर्स और चेक इन स्टेशन में इस्तेमाल किया जा सके, ताकि लोग नक्शे के पॉइंट्स को हकीकत में देख सकें। ये बल के लिए एक अच्छी आमदनी का जरिया बन गया था। पिछले 1.5 साल से वो तलाक और बच्चों की तहवील की तलख जंग लड़ रहा था, और उसकी तस्वीरों की फरोख्त उसे कानूनी कर्ज से बचा रही थी। उसके पसंदीदा इलाके न सिर्फ उसकी जिंदगी को सहारा दे रहे थे, बल्कि उसे जहनी सुकून भी दे रहे थे। ये सफर खिजां के आखिरी पीले, भूरे और नारंगी रंगों को कैद करने के लिए था। सर्दियों की बर्फ आने से पहले, इस नवंबर के आखिर से अक्टूबर के शुरू के सफर के बाद, वो 2 माह के लिए वापस जाएगा और दिसंबर में लौटेगा, ताकि बर्फबारी की तस्वीरें ले सके जिनका पार्क ने पहले ही उससे मुआहिदा किया था। पहला हफ्ता शानदार रहा। बल ने वो सब रंग हासिल किए जो अगले साल के ब्रूशर्स के लिए दरकार थे, और उसने फिल्में 4 अक्टूबर को क्लाइड पार्क की छोटी सी कम्युनिटी में एक रेंगर के पास महफूज करने के लिए छोड़ दें। उसके बाद वो कास्केड, मेडोज और क्रिस्टल फॉल्स की तरफ गया ताकि बाकी तस्वीरें ले सके, लेकिन उसे अभी तक शानदार ग्रेजली रेछों की जरूरत थी ताकि अपना पोर्टफोलियो मुकम्मल कर सके। वो जरूर चाहता था कि बलाखिर किसी को फिल्म पर कैद करे। रेंजर ने उसे खबरदार किया कि महतात रहना, क्योंकि उन्होंने देखा कि रीछ अपनी खजा की आखिरी खुराकी मुहिम में है, जहां वो ज्यादातर प्रोटीन वाले गोश्त पर तवज्जो देते हैं ताकि सर्दियों की नींद के लिए तैयार हो सके। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि रीछ तकरीबन मुकम्मल तौर पर गोश्तखोर हो जाते हैं और ज्यादा जारहाना, बल्कि कहट की वजह से भी। 2 साल की कामयाब खुराक के बाद और अब खिजां के आखिरी मराहिल में येलोस्टोन के ग्रीजलीज रेंजर्स के मशाहदे में पहले से कहीं ज्यादा जारहाना हो गए थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका अंदाजा न रेंजर लगा सकते थे न बल, और वो थी एक मादा ग्रीजली जिसे नंबर 59 कहा जाता था। नंबर 59 को पहले 2 बार मुंतकिल किया जा चुका था, हर बार इसलिए कि उसने इंसानों के साथ जारहाना रवैया अख्तियार किया था, और आखिरी बार उसे क्लाइड पार्क के कस्बे से हटाया गया था, वही जगह जहां बल ने फिल्म जमा करवाई थी। उसे सैकड़ों मैल दौर पार्क के एक ज्यादा वीरान इलाके में ले जाया गया था, लेकिन उसका कोई असर न हुआ। नंबर 59 वजह थी कि ये इलाका इसका घर है, और वो सैकड़ों मैल सफर करके वापस अपनी पुरानी शिकारगाहों में आ गई। पिछले 2 सालों में उसने खास तौर पर इंसानों के खाने की तलाश में कूलर्स और बेध्यानी में छोड़े गए बैगस तोड़ने को अपना हुनर बना लिया था। इस साल उसे 2 बच्चे हुए थे, और वो खास तौर पर मूद के शिकार में कामयाब रही थी। 5 अक्टूबर को बल मैदान में पहुंचा। वो ओटर क्रीक के तकरीबन खाली रास्ते पर कुछ फासले तक गया, इस उम्मीद में कि पानी की मामूली धार जानवरों को पीने के लिए मुतवज्जा करेगी। उसने ट्राइपॉड लगाया, अपना बीग और खशक घास एक छोटे ढेर में लगाया ताकि कमर के लिए सहारा मिले, और आरामदा अंदाज में तवील इंतजार के लिए बैठ गया। कुछ घंटों के बाद उसने ईलक बुगल बजाया, इस उम्मीद में कि नर ईलक करीब आ जाएगा। ये चाल कुछ ज्यादा ही कामयाब रही। करीब ही एक नर ईलक ने सर उठाया और अपनी हुदूद बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बदकिस्मती से उसके पीछे नंबर 59 भी थी, और वो भी उसके साथ मैदान में दाखिल हुई। इसने अपने
बच्चों को दरख्त के खोखले में छिपाया और खुद एलक के पीछे आ गई। बल अपनी किस्मत पर यकीन न कर सका जब उसने देखा कि ग्रीजली एलक के पीछे है। वो पीठ के बल रैंक कर करीब जाने लगा। उसके बाएं जानिब एलक 50 गज पर था और दाएं जानिब नंबर 59 भी तकरीबन इतने ही फासले पर। नंबर 59 ने अचानक रफ्तार बढ़ाई, हमला करने के लिए तैयार। एलक ने खतरा महसूस किया और भाग निकला, लेकिन अब वो एलक के पीछे नहीं जा रही थी। जब एक सिस्ट हदफ सामने था तो वो क्यों भागती? बल का कैमरा तेजी से चल रहा था, हर तस्वीर उसकी जानिब बढ़ते कदम को कैद कर रहा था। और फिर बल को एहसास हुआ वो सही थी उसी पर आ रही है। आखिरी तस्वीर इस वक्त ली गई जब वो सिर्फ 10 गज दौड़ थी। फिर उसने धावा बोल दिया, ट्राइपॉड को रौंद डाला, कैमरा अपने पंजों तले कुचल दिया और पूरी कुव्वत से बल पर टूट पड़ी। उसके पंजे कंधों पर जम गए, हड्डियां कुचल डालें, जैकेट फाड़ दी और उसका थूथना बल के गैर महफूज चेहरे पर बंद हो गया। मैदान बल की अजियत नाक चीखों से गूंज उठा। परिंदों का एक झुंड खौफजदा होकर अड़ गया। बल ने बेसाख्ता रेच के बड़े सिर को पकड़ लिया, लेकिन ये बेकार था। 2 उड़ाई आंच के दांत उसके गालों को खोपड़ी से नोच रहे थे। दबाव इतना ज्यादा था कि बल की बाएं आंख के खाने में फट गई और उसने अपने सर के अंदर खोपड़ी को टूटते सुना। फिर उसने दोबारा झटका दिया और इस बार बल की गर्दन को दबोच लिया। बल ने जोर लगाया, नोचा और मक्के मारे जितना मुमकिन था। ये इस शख्स के लिए हैरत एंगेज कोशिश थी जिस पर आधे टन का वजन दबाव डाल रहा था, लेकिन उसके दांत गहरे धंस गए, सांस बंद हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर दर्द खत्म हो गया और हर चीज सियाह हो गई। हवा की कमी ने उसे बेहोश कर दिया इससे पहले कि बाकी जख्म जान ले लेते। खून का बहाव, सदमे से दिल का दौरा, दिमाग में खून रसना या तीनों का मिलाप, ये कहना मुश्किल है कि आखिरकार किसने बल की जान ली। कोई इंसान एक भूखी मारीच के हमले का मुकाबला नहीं कर सकता। अगली सुबह रेंजर्स ने बल की गाड़ी मैदान के रास्ते पर देखी और फौरन पहचान लिया कि ये उनके पुराने दोस्त की है। उन्होंने सोचा कि वो करीब ही कायम कर रहा होगा। उनका मकसद सिर्फ उसकी खैरियत देखना था। उन्हें हरगिज़ ये तौक्का न थी कि वो एक मुकम्मल बालग मादा ग्रीजली देखेंगे जिसके मुंह में इंसानी टांग होगी और खून आलूद जूते अब भी उस पांव पर होंगे। उन्होंने वापस पलटकर रेडियो पर इतला दी और इसलहा वाले दूसरे रेंजर्स का इंतजार किया। जब वो वापस मैदान में पहुंचे तो नंबर 59 जा चुकी थी। जाल लगाए गए और सबूत जमा किए गए। उन्हें यकीन था कि जाए वकुआ पर कम इस कम एक बच्चा भी था, इसलिए तलाश सिर्फ बच्चों वाली मादाओं तक महदूद कर दी गई। बल्कि बाकी 15 फट के इलाके में बिखरी हुई थी। वाज़ेह था कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, जैसा कि अक्सर नातजुर्बा कार रेज करते हैं जो नहीं जानते कि जल्दी काम मुकम्मल करें ताकि कोई दूसरा उनका शिकार न छीन ले। ट्राइपॉड की टूटी टांग में बाल फंसे थे और इलाके में रीच के फजले की काफी मिकदार मौजूद थी जिससे DNA टेस्ट आसान हो गया। सिर्फ एक दिन बाद एक जाल चला, नंबर 59 इसमें कैद हो गई। इसके दोनों बच्चे भी करीब ही थे और इन्हें भी जल्द बेहोश कर दिया गया। बदकिस्मती से ये बच्चों की आजादी का खात्मा और नंबर 59 के लिए आखिरी मौका था। उसे हलाक कर दिया गया, पोस्टमार्टम किया गया और बल की बाकियात उसकी आंतों से निकाली गई। बच्चे एक नामालूम सहूलत में भेज दिए गए ताकि कैद में परवान चढ़े। येलोस्टोन नेशनल पार्क रेछों को अंधाधुंध नहीं मारता। तकरीबन हमेशा रेछ को सिर्फ इस वक्त मारा जाता है जब उसने वाकई किसी इंसान को मार डाला हो, और तब भी हमले के हालात का जायजा लिया जाता है। लेकिन नंबर 59 को कई बार मौके दिया गया था। कई मर्तबा वो इंसानों के लिए बुराह रासत खतरा बनी, इन्हें ढूंढती रही। उन्होंने एक सेहतमंद मादा को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाया। बदकिस्मती से उसके बच्चे, अगरचा उन्होंने बल को नहीं मारा था, इंसानी गोशत का जायका चुक चुके थे। अब उन्हें भी उस सजा का सामना करना पड़ा, कैद की जिंदगी, अपनी माँ के गुनाहों की वजह से, इस खौफ से कि शायद वो भी इंसानों का जायका चाहने लगे। ये फैसला किया गया कि उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ना बहुत खतरनाक होगा, वरना वो किसी और को उसी अंजाम तक पहुंचा सकते थे।